जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 10 के सभी प्यारे बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का एक प्रतिदर्श मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो है ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वायरल मॉडल पेपर में मैंने उन सभी रिपीटेड प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा का। तो चलिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा। आपको समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 लाने का या 70 में 65 प्लस लाने का। इतना टारगेट तो आपका होना ही चाहिए, तब जाके कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नोट भी देख लीजिए किस तरह से। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए। बाकी 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे जिनका आपको पालन करना है। जैसे पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। जो खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। यानी खंड आ में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको जो OMR सीट मिलेगी उसी में उत्तर देना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात आपको क्या नहीं करना है, इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर और ना ही व्हाइटनर, इन 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? आपने OMR सीट में मान लीजिए ऑप्शन ABC इस तरह से दिया गया है OMR सीट में पहले प्रश्न के अंतर्गत। अब आपका ऑप्शन सही है ए वाला, आपने गलती से बी, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन भर दिया है, तो इस तरह से आप उसको काट नहीं सकते। ना ही इरेजर से साफ कर सकते हैं और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है, सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका विवरण भी रहेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड, 2 प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे खंड बा में, और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा आप सभी लोग, और प्रथम प्रश्न से आप आरंभ करिएगा, अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट निर्देश में मना किया गया है। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखेंगे जो मानचित्र आपको मिलेंगे उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध दीजिएगा, जिसके लिए आपको धागा भी मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। क्लियर? अब देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए 2027 के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, निर्देश पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव कर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी?
फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हैं और सही विकल्प है यहाँ पर 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र होगा यहाँ पर, गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान देना, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1848 में या 1871 में? तो दो ही ऑप्शन में से एक सही है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो हुई थी ये हुई थी 1848 ईस्वी में। ये प्रश्न भी मेरे प्यारे बच्चों 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, आप इसको भी याद कर लेना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है भारत, बी ऑप्शन जर्मनी है, सी है इटली और डी है फ्रांस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ था? फ्रांस देश से हुआ था और फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1848 में। तो फ्रांस से रिलेटेड यानी फ्रांस देश से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में आया है और इसका मुख्य कारण क्या था असहयोग आंदोलन का? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, बी वाला ऑप्शन सही होगा। असहयोग आंदोलन को जो हुआ था सहयोग आंदोलन, ये रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था, मुख्य कारण यही था। और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या किया था? गांधी जी के रॉलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसलिए हड़ताल कर दी गई थी। काला कानून यानी बिना किसी को भी बिना उसके मतलब बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2027 बोर्ड परीक्षा में आप बिल्कुल 100% मान लेना ये प्रश्न जरूर आएगा। जी हाँ, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ सी वाला विकल्प सही होगा, सन 1929 ईस्वी में हुआ था। विश्व में आर्थिक महामंदी सन 1929 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, इंग्लैंड देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? प्रश्न है गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गुलामगिरी जो कि एक पुस्तक थी और ये जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन यहाँ पर ए ही सही होगा, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी होती है ये क्या गुजरात में पाई जाती है या राजस्थान या बिहार या फिर झारखंड में? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर सही होगा, गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी आप याद कर लेना, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, किसकी? कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है, सबसे अच्छी होती है।
हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्राकृतिक वनस्पति को या घास के मैदान को, हरे पेड़ को या फिर सघन झाड़ी को? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट विकल्प क्या होगा? प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, यानी 9वां प्रश्न है यहाँ पर, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, क्या चिनाब नदी पर बना है, या सतलज पर, कृष्णा पर, या फिर महानदी पर? तो सलाल बांध जो है ये चिनाब नदी पर बना है, पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, दालें रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट जो होता है ये होता है एक सर्वोत्तम प्रकार का, क्या होता है? सोना, कोयला या तांबा या बॉक्साइट? तो ये होता है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला। एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है? कोयला से है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को? कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक बार शेयर जरूर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को, क्योंकि मैंने सभी रिपीटेड प्रश्नों को ही लिया है इस वायरल मॉडल पेपर में जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा बेंगलुरु, या ऑप्शन बी सही होगा भोपाल, सी होगा लखनऊ, डी होगा दिल्ली। तो यहाँ पर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं, किस शब्द के जरिए जाना जाता है? तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी सही होगा। जब एक ही देश में, जैसे मान लीजिए हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश और गुजरात प्रदेश, इन दो प्रदेशों के अंतर्गत, राज्यों के अंतर्गत होने वाले व्यापार को क्या कहा जाएगा? आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। और जब भारत और अमेरिका या चीन, तीन देशों के मध्य या दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। क्लियर। या विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय को और क्या कहते हैं यहाँ पर आप लोग समझ लेना, विदेशी व्यापार। यदि ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ लिखा मिला, आपको नहीं लिखा मिला, विदेशी व्यापार मिला, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, शक्तियों का वितरण, ये संघात्मक शासन की विशेषता है। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी संघात्मक शासन की विशेषता है। कठोर संविधान, ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप सभी जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, क्योंकि प्रश्न आ जाता है हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या प्रांतीय भाषा? तो यहाँ पर ध्यान दें, हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पंचायती राज की स्थापना क्या 1980 में हुई या 1990 में, 1992 में हुई या 2004 में? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में, सी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम ये लागू किया गया था अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यहाँ पर मैंने आपको इसका जो है उत्तर बता रखा है पहले से ही, आंतरिक व्यापार। मान लीजिए भारत में मैंने आपको बताया था अभी, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्लियर। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन होता है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आप ये भी याद रखिएगा, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको पता है कि हमारा भारतवर्ष ग्रामीण प्रधान देश है, इसलिए जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है, क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं भारत के कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न आने हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में। समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार कंफर्म कर जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना। और इन 80 शब्दों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न हैं यहाँ पर जितने भी हैं 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए पहला है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई थी? अथवा में प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है नमक सत्याग्रह। और अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खनिज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में इसे मैं रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अथवा का प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दें, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर चौथे का अथवा प्रश्न है कि उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 यहाँ पर क्या होगा? कारणों की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न होगा उसका अथवा भी होगा, 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हैं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। क्लियर। और प्रत्येक प्रश्न, हर एक प्रश्न 6 नंबर का। तो जो यहाँ पर प्रश्न है आप जरूर तैयार कर लेना इन प्रश्नों का उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला प्रश्न छठा है यहाँ पर, भारतीय संघ अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहाँ पर अथवा प्रश्न ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है?
भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, 2027 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% ये प्रश्न आएगा। 8वां, क्या विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? क्लियर। अब देखो, अथवा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रश्न। यहाँ पर एक और, तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। और इसके बाद आप मानचित्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। निर्देश दिया है कि 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। 9A निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में भरना है, चिन्ह सहित और नाम सहित, जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। जैसे कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, और वह स्थान जहां 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्लियर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। वैसे तो इनको आपको मैप में भरना होगा चिन्ह और नाम के द्वारा। अगला है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर भारत की एक नदी, ये इस तरह से चिन्ह बना होगा नदी का, उसी के अनुसार आपको दर्शाना है। एक ताप विद्युत केंद्र, यहाँ निशान बना होगा, आपको यहाँ पर दर्शाना है। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन या बंदरगाह, यहाँ भी निशान बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। चाय उत्पादक का कोई एक क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, 2027 बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 65 प्लस जरूर लेकर के आओगे। 70 में 70 का टारगेट तो आपका होना ही चाहिए। तो वीडियो को शेयर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना उन सभी मित्रों में जो आपकी विषय से संबंधित हैं। और साथ ही आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का समय जो है 70 में 70 अंक लाने का सबसे उत्तम समय है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद।